हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये आप लोगों के 12th के सिलेबस में नहीं था। ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू चैप्टर है, बट इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो एज सच न्यू नहीं हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी फाइनल अकाउंट्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो अगर फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th को थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक है, इनका प्राइमरी मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्राइमरी मोटिव है सोशल वेलफेयर, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। कौन सी होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में लेते हैं। इवन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, जो हमारी रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो भी आप देखो, अगर आपकी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो सोसाइटी है जो किसी बड़े बिल्डर ने बनाई है, और एक वो सोसाइटी है जो किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में है, जैसे कि किसी बैंक की हो गई, रेलवेज़ की हो गई, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। तो वो सब भी लोग जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अकाउंट्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें कि ये कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, तो ये 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। Receipts and payment account is something like your cash book. Receipts and payment account is something like your cash book which shows all the cash transactions. ठीक है, second income and expenditure account. This is something like प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स है, तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन इसकी नेचर वही सेम चलती है। और तीसरी बैलेंस शीट, जो कि एक पोजिशनल स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट से तो आप सब अच्छे से वाकिफ़ ही हो कि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है, ये सब होता है। अगर हम इन दोनों अकाउंट्स की बात करें तो ये दोनों ही फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, मतलब अब हाँ, अगर हम सबसे पहले इस पर आए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर, इन दैट पर्टिकुलर ईयर, हाउ मच कैश ट्रांजेक्शन्स आर डन। अब कैश बुक और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बन रही है। कैसे बनती है? डेट वाइज बनती है। याद है बनाई थी तो, कि एक पर्टिकुलर डेट वाइज हम बनाते चले जाते हैं, तो ये कैश बुक होती है। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऐसे नहीं बनता कि डेट वाइज बन रही है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में पूरे साल की रिसिप्ट्स और पेमेंट्स एक साथ दिखाते हैं, तो इसलिए ये होता रियल नेचर का है, पहली बात। दूसरी बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में इसमें हम जितनी भी रिसिप्ट्स, मतलब ये हमारा कैश बेसिस पे बनता है, सो ऑल कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन दिस। तो ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस कैश की हैं, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? जो नॉन रिकरिंग है, लाइक परचेज ऑफ एनी एसेट, सेल ऑफ एनी एसेट, तो इसमें वो भी आएगा। रेवेन्यू नेचर, सैलरी पेड,
एनरेरियम पेड, रेंट पेड, जो कुछ भी हम एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वो सब भी आएंगे। तो कैश बेसिस पे कोई भी कैपिटल रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस रिसिप्शन पेमेंट में आएंगी, वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजैक्शन किस ईयर की है। कैश आ रहा है हम करेंगे, जा रहा है हम करेंगे। कोई भी असेट सेल किया है, उसको प्रॉफिट या लॉस पे किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कौन से ईयर की है। तो ये सारा हमारा रिसिप्शन पेमेंट में आता है। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट? टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैश या बैंक बैलेंस जानना ओपनिंग या क्लोजिंग, जनरली क्लोजिंग के लिए होता है, लेकिन हाँ कई बार मिसिंग फिगर्स में ओपनिंग भी निकालने को दे सकते हैं, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है। गॉट इट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ये हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस पे मतलब ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, जितनी भी रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं मीन्स ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। जितनी भी करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वही आएंगी। वेदर एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हुआ? वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। हमने एक्चुअली में पे किया या नहीं किया, रिसीव किया या नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करंट ईयर से बिलोंग करती है, वो आएगी आएगी। ये एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रही है। ठीक है, इसका नेचर है नॉमिनल। हमेशा अकाउंटेंसी में कोई भी अकाउंट का जब भी नाम आता है तो हमेशा ध्यान रखो कि उसका नेचर क्या है, ये आपको दिमाग में फिक्स रहना चाहिए। यानी कि ये हमारा रियल नेचर है और ये हमारा नॉमिनल नेचर है। ठीक है, इसमें अगर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर दैट लीड्स टू सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम दैट लीड्स टू डेफिसिट। जब हम रिसेप्शन पेमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो कैश बेसिस पे बनता है, मतलब रिसेप्शन पेमेंट में ये रिसिप्ट साइड होगी और ये पेमेंट साइड होगी। ठीक है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में ये इनकम साइड होगी और ये एक्सपेंडिचर साइड होगी। तो आप लोगों को ऑल्दो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ें पता तो होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार हमें शॉर्ट में अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये काम करता है। जितने भी ये सरप्लसेस या डेफिसिट हैं, ये हम लोग जैसे नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, इसी तरह से ये भी एडिड होते चले जाते हैं एंड इट मेक्स कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अ फंड जनरेटेड फॉर एनी पर्पस। तो जितने भी सरप्लसेस और डेफिसिट हैं, जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर करते थे कि हम जो भी P&L से नेट प्रॉफिट आया वो प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड करते थे। पार्टनरशिप में हमने क्या किया? हमने किया जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से डिविजिबल प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में ऐड किया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी जो प्रॉफिट आया, जिसको हम प्रॉफिट की टर्म नहीं दे रहे, हम सरप्लस की टर्म दे रहे हैं, या लॉस नहीं दे रहे, हम डेफिसिट की टर्म दे रहे हैं, उसको भी हम कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, वही चलेगा सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन हमारे पास मेजर स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बनानी होती हैं। बैलेंस शीट तो सिंपल वैसे ही है, यहाँ पे असेट्स
और यहाँ पे लाइबिलिटीज़, तो कोई चेंज है ही नहीं बैलेंस शीट में। तो गॉट इट, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर? कोई डाउट? इसकी बेसिक टर्म्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे पास पहली टर्म आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर अमाउंट है विच इज़ टू बी पेड बाय मेंबर्स, यानी कि ये एक रेगुलर या रिकरिंग अमाउंट है। जैसे कि आपने अगर किसी स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड की मेंबरशिप ली, CWG की मेंबरशिप ली, अब वहाँ की मेंबरशिप लेने में आपको जो भी वहाँ पे एनुअली या मंथली पे करना पड़ता है, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसीलिए इसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इज एन अमाउंट विच इज पेड बाय मेंबर्स। और मेंबर्स क्यों पे कर रहे हैं? दिस इज पेड बाय मेंबर्स टू बिकम अ मेंबर, टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ रेगुलर रिकरिंग अमाउंट, दिस इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस इज द अमाउंट विच इज पेड बाय मेंबर्स एंड दिस इज शोन एट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड पर वो अमाउंट आता है जो कि एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड पर आएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे कौन सा अमाउंट आएगा? विच should be received, which should be received, जितना रिसीव्ड होना चाहिए, यानी कि रिसीवेबल। हमें एक्चुअली में रिसीव हुआ या नहीं हुआ इट डजंट मैटर, हमें एक्चुअली में जितना रिसीव हुआ वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, जितना होना चाहिए वो इनकम में, ये हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर हमें ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले, अगर सब्सक्रिप्शन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जैसे कि आप स्कूल की फ़ीस देते हो, वो आपके स्कूल की फ़ीस सब्सक्रिप्शन है, लेकिन फेयरवेल के लिए आपने अलग से दिया, ठीक है, तो वो आपके लिए स्पेसिफिक पर्पस हो गया। अब रूल क्या है कि इफ़ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड और एनी रिसिप्ट रिसीव्ड for any specific purpose, then that should be utilized only for that specific purpose. हम उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुई है तो हम इसे करते हैं कैपिटलाइज। ये टर्म आपको बार बार आएगी, एनपीओ में ये टर्म बार बार यूज़ होगी, तो हमेशा ध्यान रखो। और ये सब्सक्रिप्शन का टॉपिक अभी जब हम इसका आगे चल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे एनपीओ के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन ऑल 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर बच्चे छोड़ना भी चाहें तो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ छोड़ना क्यों है, क्योंकि छोड़ने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी और बहुत सारे जो चैप्टर्स तुमने किए हुए हैं उनमें से भी तो ये हो सकता है ना, बाई चांस कोई क्वेश्चन हमें स्किप करना पड़ जाए, तो हम अपनी मर्जी से अपनी ऑप्शंस ख़त्म क्यों करें। अगर हम एनपीओ छोड़ते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी ऑप्शंस ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, तो अब अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हो रहा है तो ये कैपिटलाइज होगा। जैसे ही कैपिटलाइज टर्म आ जाए वैसे ही हमें मान लेना चाहिए कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो होने वाला है। आगे जितनी भी टर्म के आगे ये लिखा मिले, ये बोला जाए कि दिस इज़ टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज का मतलब है वो स्पेसिफिक है और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, फिर एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक पर्पस शुड बी डिडक्टेड, इसी में से डिडक्ट हो जाएगा वो। अगर हमने कोई इसके लिए अलग से फ़ंड बनाया हुआ है, कोई अलग से बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक फ़ंड का पैसा वहीं पे सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन
जो कि अगर रेगुलर है तो नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो कैपिटलाइज होगा, मतलब ये एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट हो गई जो कि हमारी रिकरिंग नेचर की नहीं है, एंड विच शुड बी यूटिलाइज ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया। दूसरी टर्म हमारे पास आती है डोनेशन। डोनेशन के क्या है, डोनेशन का मतलब हो गया कि दिस इज नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। सब्सक्रिप्शन आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट है, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। डोनेशन इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज बाय चॉइस। सब्सक्रिप्शन आपके सिर्फ मेंबर्स पे कर रहे हैं, डोनेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी पेड बाय मेंबर्स। डोनेशन मे बी पेड बाय मेंबर्स, मे नॉट बी पेड बाय मेंबर्स। मैं किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाती हूँ और वहाँ मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और जब मैं उस बैडमिंटन खेलते खेलते मुझे लगा कि हाँ ये वाला बैडमिंटन कोर्ट मेरा फेवरेट है और इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, एंड मैंने डोनेशन दे दी स्पोर्ट्स क्लब को कि मेरी तरफ से ये लो और इसका रेनोवेशन करा लो, दे दिया। हो सकता है मैं बैडमिंटन खेलने नहीं चाहती हूँ, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, बट आई लव टू प्ले और आई वॉन्ट टू प्रमोट स्पोर्ट्स, तो भी मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं उनको डोनेशन दे दूँ। मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं खेलती भी नहीं हूँ, मैं जाती भी नहीं हूँ, बट एज आई केम टू नो बाय समवन, और मैंने जाके दे दी डोनेशन। जनरली ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो देने आते हैं। जैसे इसमें चलो हम अपने स्कूल के लिए भी ले लेते हैं। आपके स्कूल में एक तो होती है डोनेशन जो कोई बच्चे या उनके पेरेंट्स अपनी मर्जी से देते हैं स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा मोस्टली होता है, और एक होता है जो रैंडमली कोई भी चलते हुए दे जाते हैं। ठीक है, तो डोनेशन हमारे लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है, डोनेशन इज़ नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। डोनेशन में और मे नॉट बी पेड बाय मेंबर्स। डोनेशन हमारे लिए जनरल डोनेशन भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। हो सकता है हमने ऐसे दे दिए 10,000 रुपये कि आपको जो इस्तेमाल करना है कर लेना। हो सकता है मैंने 10,000 रुपये ये कह के दिया हूँ कि ये सिर्फ लाइब्रेरी में यूज़ होना चाहिए, ये सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट के लिए यूज़ होना चाहिए। तो अगर तो स्पेसिफिक है तो वो हमेशा ही कैपिटलाइज होगी क्योंकि स्पेसिफिक है। जनरल में हमें देखना पड़ता है कि वो स्मॉल अमाउंट है या लार्ज अमाउंट है, एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस। अब सब्जेक्टिव पेपर होता है तब तो बच्चों को हम ये सिखा देते हैं कि तुम ये लिख देना कि हमने इसको जनरल स्मॉल माना है या लार्ज माना है, क्योंकि अगर स्मॉल होती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और लार्ज है और स्पेसिफिक है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है ना। तो अगर ये कैपिटल रिसिप्ट हमने माना है जनरल को तो हम मेंशन कर देंगे ये चीज़, बट आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो है नहीं, तो आपके लिए ये चीज़ें और आसान हो गई हैं। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने ट्रीटमेंट क्या देना है, आपने रेवेन्यू रिसिप्ट लेना है या कैपिटल रिसिप्ट लेना है। ठीक है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट लेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे इनकम साइड, अगर लार्ज लेंगे तो कैपिटलाइज करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो इन बातों से ऊपर उठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहता है आन दो, पैसा आ रहा है आन दो, आन दो, पैसा आ रहा है आन दो। ठीक है, वो बिल्कुल पैसे को लेता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर फिल्ट्रेशन करता है, ये लूँगा ये नहीं लूँगा, नखरेबाज है। ठीक है, समझ में आई इनकम एक्सपेंडिचर, ये समझ में आ गया डोनेशन क्या होता है। फिर एक और टर्म होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, और एक होती है एडमिशन या एंट्रेंस फीस। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब हुआ जो किसी मेंबर ने लाइफ टाइम दे दी। जनरली मैगजीन्स वगैरह में हम लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं, स्पोर्ट्स क्लब में भी लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपने वन टाइम पेमेंट कर दी लाइफ टाइम के लिए।
एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस व्हेन यू गेट एडमिटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय पे आप जो पे कर रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी के लिए एक डिस्प्यूट हमेशा रहता है। क्या रहता है कि इसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट लें या कैपिटल रिसिप्ट लें। क्या लेनी चाहिए? क्यों? तो मैं कहूँ रिवेन्यू लेनी है तो क्यों? देखो देखो, ये डिस्प्यूट इसीलिए है, कुछ लोगों का लॉजिक ये है कि क्योंकि ये हर साल नए लोग आ रहे हैं, हर साल नए लोग लाइफ मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स बना रहे हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो एनपीओ पे भी लागू होता है, एनपीओ से अलग थोड़ी ना है। तो हमारे लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए तो ये रेगुलर रिसिप्ट ही है, तो हमें रेवेन्यू लेना चाहिए। और अगर हम रेवेन्यू ले रहे हैं तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे शो कर देना चाहिए, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को तो कोई, मैंने कहा ना, वो तो सबको आन दे, पैसा आ रहा है आन दे, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो दोनों ही केस में रिवेन्यू रिसिप्ट के फेवर में तो ये पॉइंट है। कैपिटल रिसिप्ट में ये है कि बिकॉज दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन एट अ टाइम, जैसे कि सब्सक्रिप्शन तो जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर पे कर ही रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे एक मेंबर एक ही बार पे करेगा ये, तो हमें कैपिटल रिसिप्ट लेना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट और लॉजिक्स दोनों के वैलिड हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे वो सीबीएसई में जब ये होता था तो सीबीएसई अपनी गाइडलाइन देती थी कि हमें किसको क्या मानना है, ठीक है। हमारे जब ये तुम्हारे बीकॉम में होता है, सीए में होता है, किसी भी एग्ज़ाम में जब ये होता है तो वहाँ की इंस्टीट्यूशन अपना एक गाइडलाइन देती हैं, और नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, और नहीं तो आप जो भी मानो उसके लिए आप एक नोट लिख के दे देते हो कि हमने ये किया। बट आपके लिए इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, आपको तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है असर्शन रीजनिंग में इस बात का, लाइफ मेंबरशिप फीस मे बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। असर्शन मे बी, वर्ड है मे बी, ऑलवेज आ जाता तो ये असर्शन रॉन्ग हो जाती, मे बी। अब रीज़न आ गया, बिकॉज रीज़न में क्या आ गया, इट इज़ रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस इज़ रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन एट ए टाइम ओनली इन लाइफ, ठीक है। हम असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे असर्शन आ जाती ऑलवेज, तो मेरी असर्शन गलत हो जाती। इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया सारा? हाँ हाँ, अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो फिर वो कैपिटलाइज होगी। गुड पॉइंट याद दिलाया, मैं बताना भूल गई थी। कैपिटलाइज होगी यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर चली जाएगी, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारी कुछ और एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम करते हैं। हमेशा, हाँ, नाम से, नाम से, नहीं, नाम से, उसकी जो भी कैपिटलाइज हो रही है टर्मिनोलॉजी उसके नाम से हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है लीगेसी। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी होती है बाय विल। कोई भी इंसान की अगर डेथ हो गई और उसने बाय विल, चाहे उसके लीगल ईयर्स हैं तब भी, उसने बाय विल वसीयत के थ्रू, बाय विल मतलब इच्छा वाला नहीं, विल मतलब वसीयत, अपनी वसीयत के थ्रू उसने अपनी वो प्रॉपर्टी
उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, ठीक है। तो उस केस में वो जो लेगेसी है दैट इज अ रिसिप्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए भी बात वही है कि दोनों लॉजिक्स आते हैं कि इसको रेवेन्यू रिसिप्ट लें या कैपिटल रिसिप्ट लें। ठीक है, दोनों के लिए लॉजिक सेम चल रहा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इंसान के मरने का वेट थोड़ा करेंगे कि हर साल कोई ना कोई मरे और हमें अपने वसीयत के थ्रू कुछ दे, तो भाई कैपिटल रिसिप्ट लेना चाहिए। बात लॉजिकली मैं भी इस फेवर में हूँ वैसे तो, बट रेवेन्यू ये कहते हैं कि ये तो एक रेगुलर फीचर है कि हमें मिलता ही रहता है, ऐसे कोई ना कोई अपने विल के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट लेनी चाहिए। यहाँ पे भी बात वही आती है कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से बताता है कि इसको क्या ट्रीट करना है, तो आपको भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लेगेसी को भी वैसे ले लेते हैं। एक और टर्म जो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताई थी, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मैंने कहा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड एंड दिस इज accumulation of surpluses over the years। over the years हर साल के सरप्लसेस को ऐड कर करके हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल फंड, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस, ठीक है। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गई, बट ये कॉमन और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसके बाद जो भी हम टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे वो साथ साथ हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। कैपिटल फंड एक वो आइटम है जो हमें अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के एज अ बैलेंसिंग फिगर भी निकालना पड़ सकता है। तो सब्जेक्टिव में तो आता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी हो सकता है आपको 3-4 फिगर्स दे दें कि इतने की मशीनरी है, इतने का फर्नीचर है, इतने का ये है, और फिर अब बताओ कि कैपिटल फंड कितना होगा। तो ऐसे करके आ सकता है। गॉट इट? एनी डाउट? श्योर।